हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज की वीडियो में लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 14 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो सेमेस्टर 6 के बीबीयू और पीबीएमक्यू दोनों के स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग आज के क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से होने वाला है कि राजा साहब पहलवी के विदेश नीति का वर्णन करें। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने राजा साहब पहलवी के सुधारों का वर्णन कर लिया था, वो क्वेश्चन जान चुके थे। उसके साथ साथ कोर 13, चाहे वो बीबीएमक्यू की बात हो, बीबीयू की बात हो, कंप्लीट कर लिया है। कोर 14 में भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर राजा साहब पहलवी की क्या क्या विदेश नीति थी। मीन्स राजा साहब पहलवी ने कौन से विदेश नीति अपनाया था, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं राजा साहब पहलवी का, क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसके विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति जानने से पहले हम लोग को ये तो जानना पड़ेगा ना कि आखिर राजा साहब पहलवी कौन था। कि नहीं, बिना राजा साहब पहलवी के जानते हुए इसके विदेश नीति को जान लेंगे? नहीं, पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आखिर कि राजा साहब पहलवी कौन था। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं राजा साहब पहलवी का, तो ये कौन थे? ईरान के शासक थे। कौन थे? ईरान के शासक थे, जिसको आधुनिक ईरान का जन्मदाता कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? आधुनिक ईरान का जन्मदाता। मीन्स कह सकते हैं कि ईरान को जो है ना एक नया रूप प्रदान किया था। किसने? राजा साहब पहलवी ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ईरान का एक आधुनिक, मतलब आधुनिक ईरान का एक जन्मदाता कहा जाता है। किसको? राजा साहब पहलवी को। ठीक है, देखिए अगर बात करें राजा साहब पहलवी को, तो राजा साहब पहलवी ने ईरान में कई सुधार किए थे। जैसा कि सैन्य व्यवस्था में सुधार किया था, न्याय व्यवस्था में सुधार किया था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया था, अन्य कई सुधार किया था। किसने? राजा साहब पहलवी ने। और ये सबको सुधारने हेतु इसने क्या किया था? कई विदेश नीति भी अपनाया था। किसने? राजा साहब पहलवी ने विदेश नीति भी अपनाया था। मीन्स विदेशों के साथ संबंध भी रखा था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर राजा साहब पहलवी ने किन किन देशों के साथ किस तरह का संबंध बनाया था। उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक ईजी सा लैंग्वेज में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा दोस्तों, या तो फिर कोर 13, कोर 14, डीएससी 3, डीएससी 4 के वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया, वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप या तो व्हाट्सअप ग्रुप, दोनों ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन, वीवीआई क्वेश्चन भेजा जाएगा, और टेलीग्राम में जो है ना आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा एग्जामिनेशन के समय में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर आपको शुरुआत कैसे करना है। ठीक है, तो शुरुआत आपको करना है परिचय से। किससे? परिचय से। परिचय में लिखना है दोस्तों कि मोहम्मद रजा पहलवी, जिन्हें मोहम्मद रजा शाह या तो शाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद रजा पहलवी की बात करें तो इनको क्या क्या कौन से नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद रजा शाह के नाम से, और शाह के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? मोहम्मद रजा पहलवी को। ठीक है, कहा जाता है कि जो आधुनिक ईरान के जन्मदाता थे। ये कौन थे? आधुनिक ईरान के जन्मदाता। आधुनिक ईरान कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया था? ईरान को एक नया रूप प्रदान किया था। किसने? राजा शाह पहलवी ने। ठीक है, कहा जाता है कि वह ईरान के अंतिम सम्राट थे, और वो जो था ना वो ईरान का अंतिम सम्राट भी था। कौन? राजा शाह पहलवी। ठीक है, आगे कहा गया कि उन्होंने 1941 में अपने पिता रेजा शाह के उत्तराधिकारी के बाद ईरान के शाही राज्य व्यवस्था पर शासन करना शुरू किया। मीन्स कहा जाता है कि उन्होंने 1941 में अपने पिता रेजा शाह के उत्तराधिकारी के बाद, मतलब उनके मृत्यु के बाद जो है ना, या तो उनके बाद जो है इन्होंने ईरान के शाही राज्य पर शासन करना शुरू किया। किसने? मोहम्मद रजा पहलवी ने। ठीक है, आगे कहा जाता है कि 1967 में उन्होंने शहंशाह आर्मेहर बेजोर्ग तथा आर्टे सार्ट्रन की उपाधि धारण किया। मीन्स इनको जो है ना कई उपाधियां दिया गया था। किनको? मोहम्मद रजा पहलवी को क्या क्या उपाधियां दिया गया था? तो शहंशाह का उपाधि दिया गया था, आर्य मेहर का उपाधि दिया गया था, बेजोर्ग का उपाधि दिया गया था, आर्टे सॉल्ट्रन का उपाधि दिया गया था, जिसको हम लोग कमांडर इन चीफ के नाम से जानते हैं। तो ये सब उपाधियां जो थे ना वो किसको प्राप्त था? मोहम्मद रजा पहलवी को प्राप्त था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने इसके परिचय को देख लिया कि आखिर मोहम्मद रजा पहलवी कौन थे, है ना, और किस प्रकार से ये शासन किए थे। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मोहम्मद रजा पहलवी के विदेश नीति कि आखिर मोहम्मद रजा पहलवी ने अपने
क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए विदेशों के साथ किस प्रकार के संबंध बनाए थे। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि रजा शाह पहलवी ने अपने राज्य की सैनिक शक्ति, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आदि में सुधार करने हेतु विदेशों के साथ क्या किए थे, संबंध बनाए थे, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो निम्नलिखित नीचे में इसका वर्णन दिया गया है। पहला देखिए, पहला है अरब राज्यों के साथ संबंध। इसने क्या किया था, अरब राज्यों के साथ में संबंध किया था। किसने, रजा शाह पहलवी ने। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि उसने अरब राज्यों के साथ मिलकर के शांति और मित्रता की नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया, अरब राज्य के साथ मिलकर के शांति और मित्रता की संधि की। किसने, रजा शाह पहलवी ने। ठीक है, कहा जाता है कि इस नीति के कारण, इस नीति के बाद जो है ना, उसके जितने भी शत्रु थे, मीन्स दुश्मन जो थे, वो इसके क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। किसके, रजा शाह पहलवी के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है कि रूस के सहयोग से 22 अप्रैल 1928 को ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान ने मित्रता पूर्वक संधि किया। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से। कब, 22 अप्रैल 1928 को ईरान के साथ में, तुर्की के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में जो ना क्या हुआ, मित्रतापूर्ण संधि हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा गया कि जिसके बाद कुर्द और ईरान में शत्रुता समाप्त हो गई। जिसके बाद क्या हुआ, कुर्द और ईरान में क्या हो गया, जो शत्रुता थी, जो दुश्मनी था, वो दुश्मनी जो है वो समाप्त हो गया और इराक के साथ भी संधि किया गया। उसके साथ साथ इराक के साथ भी क्या हुआ, संधि किया गया। नेक्स्ट में कहा जाता है कि 1937 में ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान ने मिलकर के एक संधि किया। उसके बाद क्या हुआ, 1937 में जो है ना, इराक, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान मिलकर के क्या करता है, एक संधि करता है, जिसे सदाबाद पैक्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सदाबाद पैक्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है दोस्तों, कि 1937 में इराक, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान ने मिलकर के एक संधि किया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो सदाबाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत जो नीति अपनाया गया था, ये जो पैक्ट जो लाया गया था, ये संधि जो किया गया था, इसके तहत कुछ बातें कही गई थी। तो वो क्या बातें थी, तो देखिए कहा गया कि सदस्य राज्य कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। मतलब ये जो सदस्य जो संधि किया गया, इसमें से कहा गया कि इसके जो भी सदस्य राज्य हैं, सदस्य देश हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और अनाक्रमण की नीति अपनाएंगे। मतलब एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण करेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, वैश्विक नीति परिपालन करने से पहले परामर्श करेंगे। मीन्स विश्व में कोई नीति लागू करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले परामर्श लेंगे। मीन्स जितने भी सदस्य देश हैं उससे क्या लेंगे, परामर्श लेंगे। ठीक है, कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा में कहा जाता है कि पारस्परिक सहयोग की भावना अपनाएंगे तथा एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, मीन्स क्या करेंगे, जितने भी सदस्य देश है ना, वो एक दूसरे का क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। मान लीजिए अगर मुझे कोई तकलीफ है तो वो मुझे सहयोग करेगा, और उसको अगर कोई तकलीफ है तो मैं क्या करूंगा, उसको सहयोग करूंगा। ये जो है ना, इस संधि के तहत कहा गया था, इसको सदाबाद पैक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक हम लोगों ने इसके पहले संबंध को देख लिया कि पहला संबंध इसका जो विदेशों के साथ था, किसके साथ में, अरब राज्यों के साथ में, उसका क्या था। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि ईरान के बड़े राज्यों के साथ जो संबंध होते हैं, ईरान जो है जो बड़े राज्यों के साथ जो संबंध करता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ईरान देखिए, ईरान जो है ना, सबसे पहले रूस के साथ संबंध करता है। क्या करता है, रूस के साथ संबंध करता है। तो चलिए देखते हैं कि ईरान का जो था रूस के साथ संबंध कैसे था। अब देखिए आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हम लोग जो पढ़ रहे थे रजा शाह पहलवी की विदेश नीति, तो बार बार ईरान क्यों आ रहा। मैंने आपको बताया था पहले में, ठीक है, क्योंकि रजा शाह पहलवी जो था ईरान का क्या था, शासक था, और ईरान को जो है ना एक आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए क्या कर रहा था, ईरान का जो है ना अन्य देशों के साथ में विदेशी संबंध बना रहा था ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, ईरान आ रहा है ना। जैसे कि कहा जाता है कि गिसान की घटना में ईरान और रूस को दूर कर दिया था। ठीक है, मीन्स वहां पे एक घटना हुआ था, गिसान की घटना, जिसके बाद क्या हुआ था, ईरान और रूस जो है ना एक दूसरे से दूर चले गए थे, दूरी बन गया था इन लोग। तो उसमें मतलब आप बोल सकते हैं दुश्मनी बन गया था। ठीक है, तथा अजरबैजान व खुरासान विद्रोह में मतभेदों को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके साथ साथ जब यहाँ पे अजरबैजान और खुरासान विद्रोह हुआ ना, तो इसमें से इन दोनों के बीच में मतभेद और बढ़ गया। किसके बीच में, ईरान और रूस के बीच में जो मतभेद जो था वो और भी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि इसके बाद जब यहाँ पे विद्रोह हुआ था ना, तो उसके बाद ईरान यह सोचता था
कि इन विद्रोहों के पीछे रूस का हाथ था। ईरान जो है ना अब ये सोचने लगा था ना कि ये जो विद्रोह हो रहा है यहाँ पे, जो अजरबैजान का विद्रोह हो रहा है, खुराजान का विद्रोह जो हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? रूस का हाथ है। किसका? रूस का हाथ है। ठीक है, जबकि रूस ईरान में साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था। लेकिन अगर रूस की बात करें तो रूस जो है ना ईरान में साम्यवाद का प्रचार करना चाहता था, लेकिन ईरान जो है वो साम्यवाद के विरुद्ध था। कौन? ईरान जो है साम्यवाद के विरुद्ध था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहा जाता है कि 1921 की संधि के उपरांत उसने तेल की रॉयल्टी ब्रिटेन और अमेरिका को अधिकार दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1921 में जो है संधि हुआ, उसके उपरांत उसने तेल की रॉयल्टी जो है ना वो ब्रिटेन और अमेरिका को अधिकार दे दिया। जिसके बाद मॉस्को में इसका विरोध होने लगा। जिसके बाद क्या होने लगा? मॉस्को में जो है इसका विरोध होने लगा। अब क्या करता है ईरान जो है ना, ईरान जो है वो क्या करता है 1924 में रॉयल्टी के संबंध देशों को जो है ना वो संबंध तोड़ देता है कि हम आपको रॉयल्टी नहीं देंगे। ठीक है, जिसके बाद रूस तथा ईरान में व्यापारिक संबंध हुआ। जिसके बाद क्या हुआ? रूस और ईरान में व्यापारिक संधि बनाया गया। अब देखिए कहा जाता है कि इस तरह ईरान और रूस के संबंध अच्छे नहीं थे। अगर इस तरह की बात करें तो ईरान और रूस का जो संबंध था ना वो ठीक नहीं था, पहले से इसका संबंध खराब था, है ना। लेकिन ईरान जो है ना हमेशा से रूस से खुद को पृथक करना चाहता था। और ये भी बात है कि ईरान जो है वो हमेशा चाहता था कि हम क्या हो जाएं, रूस से पृथक रखें, हमें इस रूस से हमको अटैचमेंट भी चाहिए नहीं। ठीक है, ऐसा कौन चाहता था? ईरान चाहता था। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा जो संबंध है वो है ईरान ब्रिटेन का संबंध। हम लोग दूसरा में पढ़ेंगे ईरान का ब्रिटेन के साथ संबंध, कि ब्रिटेन के साथ इसका संबंध कैसा था। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि रूस की तुलना में ईरान ब्रिटेन के निकट था। अगर रूस की तुलना में बात करें तो ईरान जो है ना ब्रिटेन के क्या था? नजदीक था, है ना। परंतु बहरीन द्वीप को लेकर के तथा कुछ और कारण से इन देशों के बीच में मतभेद हुआ। लेकिन क्या हुआ कि बहरीन द्वीप वहां पे था, उसको लेकर के तथा कुछ और कारण से क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच में मतभेद हो गया, है ना। अब मतभेद के बाद क्या हुआ? तो देखिए कहा जाता है कि अब ईरान ने ब्रिटेन से पृथक होकर के जर्मनी से वायु समझौता कर लिया। अब ईरान ने क्या किया? ब्रिटेन से अलग हो गया, वो ब्रिटेन से अलग होकर के जर्मनी से वायु समझौता कर लिया। किसने? ईरान ने। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि जिसके बाद 16 मार्च 1928 में एंग्लो ईरानियन संधि नामक एक संधि हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 16 मार्च 1928 में एंग्लो ईरानियन संधि नामक एक संधि हुआ और दोनों के सारे मतभेद समाप्त हो गए। दोनों के मीन्स कौन कौन? यहाँ पे जो ब्रिटेन था और ईरान था, ये दोनों के मतभेद जो था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, जिसके तहत निम्न बातें कही गई, जिसके तहत निम्न बातों को रखा गया। क्या क्या बात रखा गया? तो ईरान ने स्वीकार किया, इसमें से ईरान ने स्वीकार किया कि ब्रिटेन के जितने भी अफसर कर्मचारी वगैरह हैं वो ईरान में जो रहते हैं उसकी रक्षा करेगा। इसके तहत ईरान ये मानता है कि ईरान में जितने भी ब्रिटेन के अफसर कर्मचारी कार्य करते हैं ईरान क्या करेगा? उसका रक्षा करेगा। ठीक है, आज उसको खाने पीने का सुविधा भी देगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए कहा जाता है कि ईरान ने ब्रिटिश सरकार अपने हवाई जहाज ईरान होकर के भारत ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ ईरान ने यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती है? अपने हवाई जहाज जो है ना ईरान से होकर के भारतवर्ष ले जा सकती है, भारत ले जा सकती है। किसने कहा? ईरान ने कहा। लेकिन पुनः क्या हुआ? 1932 में जो है उन दोनों देशों के बीच में मतभेद हो गया। किनके बीच में? ईरान और ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, मीन्स ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि ईरान ऐसा चाहता था कि आंग्ल ईरानियन संधि से उसे अधिक मुनाफा हो। लेकिन वो क्योंकि देखिए ईरान चाहता था ना कि आंग्ल ईरानियन जो संधि हुआ था उससे अधिक मुनाफा किसको हो? ईरान को हो। ठीक है, जिसके बाद जब ईरान ने ब्रिटेन के रॉयल्टी समाप्त कर दिया तो ब्रिटेन ने इसका विरोध किया और अपने युद्धपोतों को ईरान भेज दिया। ठीक है, और जब क्या हुआ कि ईरान ने ब्रिटेन के रॉयल्टी समाप्त कर दिया तो ब्रिटेन ने क्या कर दिया? इसके विरोध में क्या कर दिया? अपने युद्धपोतों को जो है ईरान भेज दिया कि अब तुमको क्या करेंगे? हम मार देंगे। कौन? ब्रिटेन। ठीक है, अब यह जो समस्या है वो राष्ट्र संघ में ले जाया गया। कहां पे? राष्ट्र संघ में ले जाया गया। ठीक है, और क्या हुआ? 60 वर्षों के लिए जब वहां पे राष्ट्र संघ में जो ये बातें ले जाया गया तो वहां पे जो है ना 60 वर्ष के लिए क्या बना? एक नया रॉयल्टी स्थिर बना, कानून बना। ठीक है, जिसके तहत में ईरान को अधिक मुनाफा हुआ। किसको? ईरान को अधिक मुनाफा हुआ। ठीक है, अब देखिए तीसरा जानते हैं ईरान और जर्मनी का संबंध। ईरान और जर्मनी का संबंध कैसा था? ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं ईरान और जर्मनी के संबंध का तो ईरान और जर्मनी का जो संबंध था ना वो उत्कर्ष पे था। उत्कर्ष कहने का मतलब क्या? हाई लेवल पे था। ठीक है, मतलब इनका दोस्ती बहुत बढ़िया था, इनका ईरान और जर्मनी का। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि जिसके तहत 1927 में टेक्निकल अधिकारी व विद्वान ईरान की प्रगति का प्रयास कर रहे थे। जिसके तहत क्या हुआ कि 1927 में जो है ना जर्मनी से जो है टेक्निकल अधिकारी और विद्वान जो है ईरान के प्रगति करने के लिए जो है ना यहाँ पे आए थे। कहाँ पे?
ईरान में आए थे और ईरान क्या वो भला चाह रहे थे, ईरान का जो डेवलपमेंट चाह रहे थे। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि उसके साथ साथ जर्मनी के सहयोग से ईरान में यातायात, क्या क्या, यातायात, उद्योग धंधे, औषधालय और कृषि व्यवस्था की तरक्की हुई। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से जो है ना, ईरान में क्या क्या सुविधा हुई? तो यातायात की सुविधा हुई, उद्योग धंधे की सुविधा हुई, औषधालय का सुविधा हुआ, कृषि व्यवस्था का सुविधा हुआ। कहाँ पे? ईरान में। ठीक है, किसके सुविधा से, किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है कि जिसके बाद ईरान का 41% जो व्यापार है वो जर्मनी के साथ होने लगा। जिसके बाद क्या होता है कि ईरान का जो 41% व्यापार जो है ना वो जर्मनी के साथ होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों जाना कि रजा शाह पहलवी ने ईरान का आधुनिकीकरण करने के लिए किस प्रकार से विदेशों के साथ संबंध किया था। अब बात आता है यहाँ पे इसका निष्कर्ष का, कि निष्कर्ष में आपको लिखना क्या है। तो निष्कर्ष में जो बातें आपको समझ में आया ये वीडियो के माध्यम से, ये जो वीडियो में आपको समझाया गया राजा साहब पहलवी की विदेश नीति में, तो इसमें से जो आपको समझ में आता है दोस्तों वो आप क्या कर सकते हो, इसमें से लिख सकते हो कि राजा साहब पहलवी ने ईरान का क्या किया, आधुनिकीकरण किया। ठीक है, और आधुनिकीकरण करने के लिए इसने कई विदेश नीति अपनाया था, कई विदेशों के साथ में संबंध बनाया था। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और अगर आपको VVI क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है, और PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना ना भूलें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।